हेलो बच्चों मैं मोहित सर। आज हम क्लास 12 के यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। तो यूनिट 1 की नेशनल इनकम बच्चों आपके वेटेज के बेसिस पे 10 मार्क्स की है। तो हम पहले इससे रिलेटेड कुछ एलिमेंट को डिस्कस करते हैं, जैसा कि सबसे पहले है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में ये क्लियर किया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बच्चों जहां हम एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं, जहां हम कंप्लीट लेवल पे स्टडी करते हैं, उसी को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो बच्चों उसी को मैं डिफाइन करा रहा हूं, एक बात ध्यान से सुनना। लास्ट वीडियो में हमने ये क्लियर किया है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स refers to that branch of economics in which we studies the economic problem or behavior at the level of economy, at the level of an economy as whole। बच्चों जब हम as whole या एग्रीगेट स्टडी करते हैं, जब हम पूरे इकोनॉमी की स्टडी कर रहे होते हैं, जहाँ एग्रीगेट लेवल पे स्टडी होती है, उसी को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। लास्ट वीडियो इंट्रोडक्शन में हमने क्लियर भी किया है बच्चों। अब हमें यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स को डिस्कस करना है। कुछ बेसिक एलिमेंट आपको पता होने चाहिए बच्चों, जैसे सेक्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेक्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों, नंबर 1 हाउस होल्ड सेक्टर, नंबर 2 प्रोडक्शन सेक्टर। बच्चों दो सेक्टर होते हैं, एक हाउस होल्ड और एक प्रोडक्शन। दो और होते हैं गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट पहले हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो 4 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड, प्रोडक्शन, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पर सबसे पहले हम हाउस होल्ड सेक्टर की बात और प्रोडक्शन सेक्टर की बात करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, ये दोनों एक दूसरे से बेसिक रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं या सेक्टर्स होते हैं। जैसे बच्चों हाउस होल्ड सेक्टर है और प्रोडक्शन सेक्टर है। आपको पता है हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है और प्रोडक्शन सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है बच्चों। हाउस होल्ड सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है और प्रोडक्शन सेक्टर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। बट ध्यान से सुनना बच्चों, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को अपनी सर्विसेज देता है। जैसे मान लो मैं कहीं पे एज ए एम्प्लॉय जॉब कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपने द्वारा कहीं पर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूं। तो जब मैं कहीं पे फैक्टर सर्विसेज दूंगा तो मैं कहीं ना कहीं प्रोडक्शन सेक्टर पे डिपेंड रहूंगा। तो मेरे द्वारा प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ फ्लो होती है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर सर्विसेज। बच्चों यहां से यहां फैक्टर सर्विसेज फ्लो हुई, जिसके रिटर्न में प्रोडक्शन सेक्टर हैव टू पे द पेमेंट एज फैक्टर पेमेंट। उसको उसकी पेमेंट पे करनी होती है। मैं कहीं पे सर्विसेज दूंगा तो उसके बदले जो मुझे मिलेगा बच्चों, दैट इज सैलरी एंड वेजेस, दैट इज नोन एज फैक्टर एंड पेमेंट। उस फैक्टर पेमेंट हम उसको कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां से यहां फ्लो होता है बच्चों फैक्टर पेमेंट का। तो यहां से यहां फैक्टर पेमेंट फ्लो हो गई। अब मान लो मैंने कहीं पे सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो सर्विसेज प्रोवाइड करके मेरे को रिटर्न तो मिल गई, लेकिन उस रिटर्न को मिलने के बाद बच्चों मैं मार्केट में परचेज करने के लिए जाऊंगा।
जब मैं बच्चों मार्केट में परचेज करने के लिए जाऊंगा कोई भी चीज, मान लो मैं इसको खरीदने गया, जब मैं इसको खरीदने गया तो मैं किसी शॉप पे गया, तो वो शॉप जो है, शॉपकीपर जो है वो भी प्रोडक्शन सेक्टर में ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं वापस उसको एक्सपेंड करने जाऊंगा ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बच्चों यहां से यहां फ्लो होता है एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चों ये प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ फ्लो होता है। ऐसे ही बच्चों अब इधर उसने पेमेंट करी तो किसके बदले करी, जब उसको गुड्स मिली होगी। तो प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ, प्रोडक्शन सेक्टर से बाद में लिखते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है बच्चों। प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। तो आप समझ सकते हो कि जो हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर है वो एक दूसरे से लिंक करता है, एक दूसरे पे डिपेंड होता है। कहीं ना कहीं हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर पे डिपेंड है और प्रोडक्शन सेक्टर बच्चों हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड है। तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है और प्रोडक्शन सेक्टर उसके रिटर्न में उसको फैक्टर पेमेंट देता है। फैक्टर पेमेंट रिसीव करने के बाद वो एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है और उसके बदले प्रोडक्शन सेक्टर उसको गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कराता है। बच्चों तीसरा सेक्टर है दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। ये क्या करता है आपको पता है, किसी भी इकोनॉमी में डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे भारत है बच्चों, इंडिया में डेवलपमेंट करने के लिए एक्सपेंडिचर जो किया जाता है, एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट एक्टिविटी एंड सोशल वेलफेयर, ये सब कुछ सरकार के द्वारा किया जाता है। बट सरकार पहले इन दोनों सेक्टर पे, हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर पे टैक्स लगाती है बच्चों। और टैक्स किस प्रकार का होता है, दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो गवर्नमेंट सेक्टर रेफर टू दैट सेक्टर दैट इम्पोज the tax at direct or indirect on the household and production sector, but it also incurred the expenditure on the social welfare and economic development। तो ये देश के विकास के लिए और सामाजिक कल्याण के लिए भी खर्चा करती है। तो बच्चों गवर्नमेंट सेक्टर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर की तरफ आता है। तो सरकारी क्षेत्र क्या करता है, जो एक्सपेंडिचर करता है डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए और सोशल वेलफेयर के लिए, लेकिन वो इन दोनों पे टैक्स भी लगाता है हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर के बीच। बच्चों हम यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जहाँ हम एग्रीगेट बात कर रहे हैं, जहाँ कोई एलिमेंट ना बचे। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक सेक्टर और कंसीडर करना होता है दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। बच्चों रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है जो दूसरे देशों के साथ हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं वो भी इसके अंदर कवर अप किया जा रहा है। तो जो दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशन होते हैं, ट्रेड रिलेशन जो होते हैं, हम यहाँ पर उसकी बात करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम करते हैं, नेट एक्सपोर्ट हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। मतलब क्या हुआ बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स के सर 4 सेक्टर होते हैं। नंबर 1 हाउस होल्ड, नंबर 2 प्रोडक्शन, नंबर 3 गवर्नमेंट और नंबर 4 रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। हम ये चारों सेक्टर को ही कंसीडर कर रहे हैं। बच्चों इसके आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, आप पॉज करके वीडियो के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। इसके बाद हमें एक अगला टॉपिक पढ़ना है दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। हमें बात करनी है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इस वीडियो का मेन मोटिव सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ही है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बच्चों अभी हमने डिस्कस किया कि टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। मैंने कहा कि हमारे पास 4 सेक्टर है।
मैं एक एग्जांपल से बताना चाहता हूं। जैसे मान लो किसी एक प्रोड्यूसर ने, मान लो कोई ए प्रोड्यूसर है, ठीक है, कोई ए व्यक्ति है जो प्रोड्यूसर है, वो इनकम जनरेट कर रहा है। मान लो उस व्यक्ति ने 3 लाख रुपए इनकम जनरेट करी बच्चों। कितने? 3 लाख। अब वो जो 3 लाख रुपए इनकम जनरेट हुई है वो उसने अकेले तो नहीं करी होगी बच्चों, उसने 4 फैक्टर का यूज करा होगा। 4 फैक्टर कौन से? ध्यान से सुनना। पहले उसने 3 लाख रुपए इनकम जनरेट करी, दैट इज जनरेशन ऑफ इनकम। उसने 3 लाख रुपए इनकम जनरेट करी। कैसे करी होगी ये? बाय यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? जैसे बच्चों उसने लैंड का यूज किया होगा, उसने कैपिटल का भी यूज किया होगा, उसने लेबर का भी यूज किया होगा, वो जो करवा रहा होगा प्रोडक्शन वो एंटरप्रेन्योर भी होगा, तो एंटरप्रेन्योर की भी बात हो रही होगी, लेबर की भी बात हो रही होगी, और कैपिटल की बात हो रही होगी, और लैंड की भी बात हो रही होगी। बच्चों 3 लाख रुपए जब इनकम जनरेट हो गई तो वो 3 लाख रुपए को इनकम को डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा। उसने 3 लाख रुपए जो इनकम जनरेट करी है, लैंड को उसका रिटर्न दिया जाएगा बच्चों, इसको कहते हैं रेंट। फिर कैपिटल को रिटर्न दिया जाएगा, जिसको कहते हैं इंटरेस्ट। फिर लेबर को रिटर्न दिया जाएगा, जिसको कहते हैं सैलरी एंड वेजेस। बच्चों ये जो लास्ट में बचेगा उसको क्या मिलेगा? खुद प्रॉफिट। बात ठीक? बच्चों पहले इनकम जनरेट हुई बाय यूजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, देन इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। सभी फैक्टर्स के बीच में उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बच्चों जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो ये अपनी जेब में तो नहीं रखेंगे बच्चों, उसको भी खर्च करने जाएंगे। मान लो मेरी इनकम हो गई तो मैं इसको खर्च करने आगे जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? इनकम जब मिल जाएगी तो उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चों क्या करूंगा मैं? एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको कहते हैं बच्चों डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। तो बच्चों डिस्पोजिशन ऑफ इनकम का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हुए खर्च करता है, और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे फाइनल गुड्स क्या होती हैं। बच्चों जब मैंने इनकम को खर्च किया तो दोबारा किसी फैक्टर से इनकम जनरेट हुई होगी किसी की। भाई किसी व्यक्ति ने दोबारा से इनकम जनरेट करी होगी, फिर वो सेम ऐसे ही करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होके फिर खर्चा होगा, फिर दोबारा से इनकम जनरेट होगी। सर ये तो ऐसे ही फ्लो होता रहेगा। मतलब पहले इनकम हुई, इनकम क्या हुई? जनरेट। सबसे पहले इनकम का जनरेशन हुआ, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर उसका एक्सपेंडिचर हुआ। बच्चों ऐसे ही होता रहा। तो जब एक्सपेंडिचर हुआ तो क्या हो गया? जनरेशन। दोबारा से जनरेशन हुआ। बच्चों ऐसे ही ये फ्लो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। इसी वजह से इसको क्या कह रहे हैं हम लोग? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो बच्चों बोला जा सकता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम बाय यूजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, देन distribution of income among the factors of the production, then expenditure on the purchase of goods and services by the factors of the production, that flow known as circular flow of income। मतलब कह सकते हैं सर इसके 3 फेजेस होते हैं। पहला इनकम जनरेट करना, दूसरा इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना,
और तीसरा इनकम को डिस्पोजिशन करना मतलब उसको खर्च करना। तो बच्चों एक बार इसकी डिफाइन लिखते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बच्चों ध्यान से सुनना। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, हम इसको आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बार मैं इसकी डिफाइन लिख रहा हूँ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम refers to the cycle of generation of income by using all the factors of production. Then distribution of income among the factors of production. Then expenditure on the purchase of final goods and services। बच्चों इसी फ्लो को हम क्या कहते हैं, इसी साइकिल को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है, एक ऐसी साइकिल जो पहले इनकम जनरेट कराती है, फिर इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कराती है, फिर इनकम को खर्च कराती है। तो बोला जा सकता है बच्चों देयर आर 3 phases of circular flow of income। इसके 3 फेजेस होते हैं। नंबर 1 सबसे पहला फेज, नंबर 1 पता है आपको, जनरेशन ऑफ इनकम। जनरेशन ऑफ इनकम। नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नंबर 3 डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। तो बच्चों इसके कितने फेजेस होते हैं, 3। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है वो हमें क्लियर है, इसके नंबर ऑफ फेजेस हमें क्लियर है, क्या होता है उसको भी क्लियर है। एक बार प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब हमें इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करनी है। एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। बहुत ध्यान से सुनना। एक होता है बच्चों रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। ये क्या होता है सर? नंबर 1 इज रियल फ्लो, नंबर 2 इज मनी फ्लो। हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। 2 सेक्टर कौन कौन से? हाउस होल्ड और प्रोडक्शन। हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही सेक्टर की बात कर रहे हैं। 12th सिलेबस में यही 2 सेक्टर के बेसिस पे आगे हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं, बट हम आगे की क्लासेस के लिए, ग्रेजुएशन के लिए आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी हम इसी की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन household and production sector known as real flow। बच्चों जब इनके बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है तो उसको रियल फ्लो कहते हैं। और दूसरी तरफ फ्लो ऑफ मनी बिटवीन household and production sector known as
मनी फ्लो, तो इसको हम मनी फ्लो कहते हैं बच्चों। जैसे हाउस होल्ड और प्रोडक्शन, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर के बीच में कब कब गुड्स का फ्लो होता है बच्चों? हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को ध्यान से सुनना, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है और प्रोडक्शन सेक्टर इनको गुड्स एंड सर्विसेज देता है। कब कब गुड्स का फ्लो हो रहा है तो वो है रियल फ्लो। भाई मैंने कुछ खरीदा तो मेरे पास गुड्स आ गई, और मैंने सर्विसेज दी तो वो भी एक रियल फ्लो है क्योंकि सर्विसेज का फ्लो है। बट ऑन द अदर हैंड हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोडक्शन सेक्टर, बच्चों हाउस होल्ड सेक्टर और इसके बीच में मनी का फ्लो होता है जब ये एक्सपेंडिचर करता है, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां से यहां फ्लो हो गया। और दूसरा जब ये इसको पेमेंट करता है, फैक्टर पेमेंट। तो बच्चों हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कब इनके बीच में मनी फ्लो होता है और कब इनके बीच में रियल फ्लो होता है। एक बात और, रियल फ्लो ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, इसको हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। और मनी फ्लो इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, इसको हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? ये आपकी नेशनल इनकम की फर्स्ट वीडियो है बच्चों, और नेशनल इनकम की टोटल जो कंटेंट है 10 मार्क्स का वो 10 से 15 वीडियो में क्लियर होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।